स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज हम सुनेंगे केकड़ा भाग 6। देवराज चौहान और केकड़ा आरडीएक्स की टक्कर हो रही है। केकड़ा एक ऐसा किरदार है जो पीछे की खबरें पहले से रतनलाल और आरडीएक्स तक पहुंचा रहा है। बाकी की बातें हमेशा की तरह कहानी के अंत में। शुरू करते हैं केकड़ा पार्ट 6। रतनचंद आरडीएक्स की बातें सुनकर बोला, जो तुम चाहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं, लेकिन बंगले में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं खुद को छिपा सकूं। यहाँ के कमरे तुम्हारे सामने हैं, और जो भी जगह है वो भी तुम देख सकते हो। यानी कि कोई गुप्त जगह नहीं जहां तुम किसी की नजरों में आए बिना छुपे रह सको? धर्मा ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है। धर्मा, राघव और एक्स्ट्रा धर्मा राघव और एक्स्ट्रा को देखकर बोला, फिर तो इसे बंगले में छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल में तो बंगले में मेरा रहना ठीक होगा। रतनचंद बोला, यहाँ गनमैन भी तो रहेंगे। 2 गनमैन छोड़कर बाकी को हम ले जाएंगे, राघव ने कहा। शादी ब्याह का मौका है, वहां कोई अनजान व्यक्ति करीब आ सकता है। गनमैनों की वहां जरूरत पड़ सकती है। रतनचंद भी कल हमारे साथ चलेगा, एक्स्ट्रा ने कहा। साथ? दोनों ने एक्स्ट्रा को देखा। प्लान वही रहेगा, एक्स्ट्रा कह उठा। लेकिन रतनचंद हमारे साथ गनमैनों के रूप में होगा। इसे मूछें लगा देंगे, इसकी दाढ़ी और सिर पर टोपी डाल देंगे। इस तरह ये हमारे साथ चल सकता है। खूब। रतनचंद के होठों पर मुस्कान आ ठहरी। तुम्हारा ये आइडिया मुझे जचा। ठीक है। राघव ने धर्मा को देखा। हाँ, मूछें हैं हमारे पास, राघव ने एक्स्ट्रा से कहा। अगला दृश्य। सुंदर कार से बंगले से निकला तो शाम 8 बज रहे थे। अंधेरा हो चुका था। इस बात का जरा भी एहसास नहीं हो सका कि जगमोहन कार में उसके पीछे लग चुका है। भीड़ भरी सड़कों पर दोनों कारें आगे पीछे रही। 20 मिनट बाद सुंदर ने एक मार्केट की पार्किंग में कार रोकी और उतरकर दुकानों की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने भी फौरन कार पार्क की और उसके पीछे हो गया। सुंदर दुकानों की कतार में दुकानों को देखता रहा। आगे बढ़ रहा था। फिर वो एक दुकान में प्रवेश कर गया। उसके पीछे ही जगमोहन भी भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन दुकान से रुमाल पसंद करने लगा, जबकि नजरें उसकी सुंदर पर ही थी। ये जानकर उसे कुछ हैरानी हुई कि सुंदर ने दुकान से दाढ़ी मूछ खरीदी और बाहर निकल गया। जगमोहन ने रुमालों के पैसे दिए और उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। वहां से सुंदर सीधा वापस बंगले पर ही आया। जगमोहन वापस अपनी जगह पर आ डटा और देवराज चौहान को फोन किया। कहो, देवराज चौहान की आवाज कान में पड़ी। रतनचंद का वही आदमी कार से बाहर निकला और 2-3 तरह की दाढ़ी मूछें खरीद कर वापस लौटा है। दाढ़ी मूछें? हाँ। तो अब आरडीएक्स किसी नए फेर में है। देवराज चौहान की आवाज जगमोहन के कानों में पड़ी। ऐसा ही लगता है कि कुछ नया करने की सोच रहे हैं, वरना इस तरह दाढ़ी मूछों की खरीदारी नहीं की जाती। तुम अपने काम में लगे रहो, देवराज चौहान बोला। तुम वहां क्या कर रहे हो? जगमोहन बोला। काम चल रहा है, सुबह तक रतनचंद के चेहरे जैसा फेस मास्क तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद उस आदमी का भी कोई इंतजाम करना होगा, वरना वो बता देगा कि तुमने उससे रतनचंद के चेहरे का मास्क बनवाया। आरडीएस सतर्क हो सकते हैं। काम निपटने तक वो सोहनलाल की देखरेख में रहेगा। ठीक है। जगमोहन ने बात खत्म करके फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। सुबह 6 बजे सोहनलाल ने देवराज चौहान को नींद से उठाया। जगजीत ने मास्क तैयार कर दिया है, सोहनलाल बोला। देवराज चौहान उठा। जगजीत से मास्क लेकर देखा। रात भर काम करने की वजह से जगजीत की आंखें नींद से भरी पड़ी थी। सोहनलाल का भी यही हाल था। देवराज चौहान ने मास्क शीशे के सामने पहुंचकर चेहरे पर लगाया। जगजीत ने विग दी सिर पर लगाने को। इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे देवराज चौहान कहीं गायब हो गया और रतनचंद प्रकट हो गया हो। काम बढ़िया करता है ये, सोहनलाल कह उठा। नोट भी तो बढ़िया लेता हूं, जगजीत कह उठा। 2 लाख दो मुझे,
देवराज चौहान ने मास्क उतारा और विग उतारी। इसे किसी चीज में पैक कर दो। जगजीत ने दोनों चीजें छोटे से डिब्बे में पैक कर दी। देवराज चौहान ने जेब से हजार हजार के नोटों की गड्डियां निकाल कर दी। शुक्रिया। जगजीत नोटों को लेकर कह उठा। तुम दोनों रात भर के जगे हुए हो, नींद ले लो। देवराज चौहान बोला। और तुम? अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। 9 बजे तक मैं यहीं रहूंगा। उसके बाद तुम जगजीत को अपने फ्लैट पर ले जाओगे और तब तक इसे अपने पास रखोगे जब तक ये काम निपट नहीं जाता। सोहनलाल ने सिर हिलाया। और तुम? देवराज चौहान ने जगजीत से कहा। कोई शरारत मत करना। जरा भी चालाकी की तो सोहनलाल तुम्हें गोली मार देगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा, जगजीत ने शांत स्वर में कहा। नींद ले लो अभी। दोनों पीछे वाले कमरे में सोने चले गए। देवराज चौहान ने इस बात की तसल्ली कर ली कि उस कमरे में फोन जैसी कोई चीज नहीं हो। दोनों जल्दी गहरी नींद में जा डूबे। देवराज चौहान किचन में चाय बनाने लगा। अगला दृश्य। तब सुबह के 9 बजे थे। देवराज चौहान उन दोनों को नींद से उठाने की सोच रहा था कि फोन बजा। हेलो। देवराज चौहान ने बात की। सब कुछ वैसा ही है या कुछ नया हुआ? नागेश शौरी की आवाज कानों में पड़ी। वैसा ही है। इस काम में तुम धीमे नहीं चल रहे क्या? मेरी बातें उनको मालूम होती रही हैं, इसलिए तुम्हें सब कुछ धीमा ही लगेगा, देवराज चौहान ने कहा। शायद इसी वजह से तुमने दिनेश चुरू को अपने से अलग कर दिया। गलत किया क्या? नहीं, ये काम तुम्हें पहले ही कर देना चाहिए था, नागेश शौरी ने उधर से कहा। तुम्हारे लिए खबर है? क्या? रतन चंद आज अपने साले की शादी में जाएगा। आज? हाँ। ये खबर तुम्हें किसने दी? उसी आदमी ने जो रतन चंद का गनमैन है। इस बार उसने इस खबर की मोटी कीमत ली है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उसने ये भी बताया कि हकीकत में रतन चंद की जगह धर्मा नाम का आदमी होगा जो आरडीएक्स का ही हिस्सा है, और असली रतन चंद गनमैन के रूप में साथ होगा। ऐसा? देवराज चौहान के होठों से निकला। 100%। उधर से नागेश शौरी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। आरडीएक्स के बीच में आ जाने से तुम्हारा काम कठिन हो गया, नागेश शौरी ने कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आरडीएक्स ने तुम्हारे हाथों रतन चंद को बचाने की जबरदस्त चाल चली है। अगर तुम शादी पर रतन चंद पर हमला करते हो तो वो असली रतन चंद नहीं होगा, और असली रतन चंद गनमैन के रूप में सुरक्षित होगा। चाल अच्छी है, बेशक, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुम गनमैनों में से असली रतन चंद को कैसे ढूंढोगे। मेरे ख्याल से वो असली शक्ल में तो होगा नहीं, यकीनन उसके चेहरे पर बदलाव कर रखा होगा। देवराज चौहान को जगमोहन की बात याद आई, जिसमें उसने दाढ़ी मूंछ खरीदे जाने के बारे में बताया था। अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। कोई और भी खबर है? अभी तो इतनी खबर है। हो तो बताना, कहकर देवराज ने फोन बंद कर दिया। नागेश शौरी से बहुत काम की बात मालूम हुई थी। देवराज चांद कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर जगमोहन को फोन किया। कैसे हो? बुरे हाल में हूं। न जाग पा रहा हूं, न नींद ले पा रहा हूं। वहीं हो? हाँ, मैं घंटे तक तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद किया और दूसरे कमरे में पहुंचकर दोनों को उठाया। वो दोनों उठे। दोनों की आंखें लाल हो रही थी। 9 बज गए? सोहनलाल ने पूछा। हाँ। जगजीत को अपने फ्लैट पर ले जाओ और इस पर कड़ी नजर रखना, देवराज चौहान ने कहा। आधे घंटे बाद तीनों फ्लैट से बाहर निकले। फेस मास्क का डिब्बा देवराज चौहान ने थाम रखा था। तुम जगजीत को ले जाओ, मैं कार ले जा रहा हूं। तुम्हारे लिए मास्क बनाकर मैंने आरडीएक्स के खिलाफ काम किया है, वो मुझसे बहुत नाराज होंगे, जगजीत बोला। तुम्हें अभी गोली मार दी जाए तो उन्हें नाराज होने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। यह हमारी शराफत है कि तुम्हें जिंदा रखा जा रहा है। कल तक उन लोगों ने मेरे एक साथी को मार दिया है। ओह, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अब तो मालूम हो गई, कठोर था देवराज चौहान का स्वर। जगजीत कुछ न बोला। देवराज चौहान ने सोहनलाल से कहा, ये कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो इसे उसी वक्त शूट कर देना, सोचना भी मत कि क्या करने जा रहा है। सुना? सोहनलाल ने खतरनाक स्वर में जगजीत से कहा। सुना? ग्रीन सिग्नल की आवाज सुनी कि तेरे को कभी भी मार दूं। मैं कोई गड़बड़ नहीं।
टैक्सी स्टैंड किधर है? उधर। चल। दोनों आगे बढ़ गए। देवराज चौहान के कदम सामने खड़ी कार की तरफ उठ गए। अगला दृश्य। देवराज चौहान वहां पहुंचकर जगमोहन से मिला। नींद ना लेने की वजह से जगमोहन का चेहरा उतरा पड़ा था। आज हमें काम करना पड़ सकता है, देवराज चौहान ने कहा। क्या? नागेश शौरी ने देवराज चौहान ने सारी बात बता दी। बात पूरी होते ही देवराज चौहान देव बात पूरी होते ही जगमोहन कह उठा। इसका मतलब जब वो शादी के लिए यहां से रवाना होंगे तो जिस गनमैन ने दाढ़ी मूंछ लगा रखी हो वो रतनचंद होगा। हाँ, नतीजा तो यही निकलता है। दोनों की नजरें मिली। क्या करोगे तुम? हम। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला। रतनचंद को कैद करके उसकी जगह मैं पहुंच जाऊंगा। इन सब की क्या जरूरत है? रतनचंद को खत्म करो और रतनचंद हमारे हाथों में आ जाएगा तो खत्म हो ही जाएगा, परंतु मुझे उसके बारे में भी जानना है जो रतनचंद को हमारे बारे में खबरें दे रहा है। इसके लिए मुझे रतनचंद की जगह लेनी होगी। ये बात तो रतनचंद के मुंह से भी निकलवाई जा सकती है। जगमोहन कह उठा। तुम ये काम करते रहना। अगर रतनचंद से मालूम हो गई तो बढ़िया है। मालूम हो जाएगी। तुम्हें रतनचंद की जगह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खामखा का खतरा। आरडीएक्स को क्यों भूल जाते हो? आरडीएक्स? जगमोहन के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने प्रताप कोहली को मारा है। वो हमें अभी जानते नहीं है कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो रतनचंद को। तुम ठीक कहते हो, फिर भी उन्हें समझाना जरूरी है। क्या पता वो हमारे बारे में जान चुके हो। उन्हें खबरें देने वाले ने क्या ये नहीं बताया होगा कि वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं? देवराज चौहान बोला। क्या पता। इस बात का पता तो रतनचंद की जगह लेने के बाद चल ही जाएगा। लेकिन तुम ये बहुत खतरे वाला काम कर रहे हो। जगमोहन व्याकुल हो उठा। ये काम करना ही है। जगमोहन देवराज चौहान का चेहरा देखने लगा, फिर बोला। क्या तुमने रतनचंद का मास्क इसलिए बनवाया? मेरे दिमाग में तब ये प्लानिंग चल रही। ठीक है। मेरे दिमाग में तब ये प्लानिंग चल रही थी कि अगर मैं रतनचंद की जगह ले लूं तो पूरे मामले पर काबू पाया जा सकता है और आरडीएक्स से भी निपटा जा सकता है। शादी वाली बात तो अचानक ही सामने आ। जो तुम सोच रहे हो वो इतना आसान नहीं है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तुम रतनचंद बनकर आरडीएक्स के बीच मौजूद रहोगे तो क्या वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं? मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे रतनचंद ही समझेंगे। मेरी कद काठी रतनचंद से मेल खाती है। वो तो कभी सोच भी नहीं सकेंगे कि मैं रतनचंद नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बात सोचेंगे वो? शायद नहीं। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिगरेट सुलगाई। सबसे बड़ी बात है कि शादी में रतनचंद गनमैन के रूप में होगा, तो वो आरडीएक्स की नजरों में रहेगा। उस वक्त उस पर कैसे हाथ डाला जा सकता है? रतनचंद के जरा भी इधर उधर होते आरडीएक्स के बीच भगदड़ मच जाएगी। उनमें से एक तो तब रतनचंद के रूप में होगा, बाकी दो बचे गनमैन भी तो होंगे। मेरे ख्याल में हमें यहां से चलना चाहिए। देवराज चौहान फोन निकालता कह उठा। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब वो वहां पहुंचे तो हम शादी वाले घर में पहले से ही टिके हों। ऐसा कैसे हो सकता है? जगमोहन कह उठा। कुछ करना होगा जिससे ऐसा हो जाए। देवराज चांद फोन के नंबर दबाने लगा। किसे फोन कर रहे हो? नागेश शौरी को। क्यों? उसे ये मत बताना कि हम क्या कर रहे हैं, जगमोहन ने जल्दी से कहा। नागेश शौरी से बात हुई। कहो। शौरी की आवाज कानों में पड़ी। रतनचंद कहां पर शादी में जा रहा है? उसके साले की शादी कहां हो रही है? नागेश शौरी ने पता बताया। शादी के प्रोग्राम में क्या क्या है? देवराज चांद ने पूछा। मालूम हो तो बताओ। नागेश शौरी बताने लगा। बात करने के बाद देवराज चौहान ने फोन बंद किया और सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर सोच के भाव थे। चुप्पी जब लंबी हुई तो जगमोहन बोला। क्या सोच रहे हो? रतनचंद का अपहरण कराने की चेष्टा की जाए तो उन लोगों का ध्यान बढ़ सकता है। क्या मतलब? मतलब भी समझ जाओगे। यहां से चलो। अगला दृश्य। काशीनाथ नंबरी बदमाश था। कई छोटे बड़े केस उस पर चल रहे थे। कभी जमानत पर छूट जाता तो कभी अंदर। 40 बरस की उम्र में 15 बरस उसने जेल में ही बिताए थे।
अभी वो 4 दिन पहले ही छूटा था जमानत पर और उसका हाथ तंग चल रहा था। तभी उसका चेला चपाटा उसके पास पहुंचा और बोला, गुरु, उस्ताद, मुर्गा आया है। मुर्गा? पक्का उस्ताद? कोई काम कराना चाहता है? सोचता क्या है, ले आ। बाहर ही है, आ जाओ। वो कार से उतरने को तैयार नहीं। सेठ लगता है कोई। काशीनाथ चेले के साथ बाहर कार तक पहुंचा। कार की ड्राइविंग सीट पर जगमोहन बैठा था और पीछे वाली सीट पर रतनचंद। कहो सेठ, छोटा सा काम कराना है। रतनचंद बोला, किसी ने तुम्हारा नाम लिया कि तुम बढ़िया काम करोगे? पैसे की जरूरत है, चिंता मत करो, काम बढ़िया ही करूंगा। बोलो क्या काम है? काशीनाथ ने पूछा। शाम को मैंने एक शादी में जाना है। वहां तुम अपने आदमियों के साथ पहुंचोगे और मेरा अपहरण करने की कोशिश करोगे। तुम्हारा अपहरण? काशीनाथ के चेहरे के भाव बिगड़े। हाँ, सिर्फ नाटक करना है, अपहरण करना नहीं है। लेकिन देखने वाले को लगे कि सच्ची कोशिश है। लफड़ा क्या है सेठ? तुम अपने काम से मतलब रखो। उस वक्त मैं अपने गनमैनों से घिरा हूंगा। वो हमें गोली भी मार सकते हैं। काशीनाथ बोला, तुमने उन्हें गोली चलाने का मौका ही नहीं देना। अपहरण का नाटक करके और ये दिखाकर कि तुम सफल नहीं हो सके, वहां से खिसक जाना है। इस सारे ड्रामे में 5 से 7 मिनट का वक्त लगना चाहिए। ठीक है, पता बोल, और इस बात का 1 लाख लगेगा, वो भी पहले। काशीनाथ ने कहा। रतनचंद ने 1000 के नोटों की गड्डी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। वाह! काशीनाथ गड्डी थामता कह उठा, 2 लाख भी मांगता तो शायद तू वो भी दे देता। 70,000 के काम के लाख तो दे सकता हूं, परंतु 2 लाख नहीं। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। पता, टेम, सब कुछ बता। रतनचंद ने बताया। वक्त पर काम करने का वादा करके काशीनाथ चला गया। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। पीछे बैठा रतनचंद अपने चेहरे से मास्क उतारने लगा। मास्क उतारा तो नीचे से देवराज चांद का असली चेहरा निकला। वो बोला, काशीनाथ जब रतनचंद के अपहरण का नाटक करेगा तो वहां घबराहट फैलेगी। सबका ध्यान काशीनाथ और उसके आदमियों पर होगा। तो ऐसे में हम दाढ़ी मूंछ वाले असली रतनचंद पर हाथ डाल सकेंगे। अगला दृश्य। शाम के 5:30 हो रहे थे। रतनचंद के बंगले से एक कार बाहर निकली, जिसमें रतनचंद बना धर्मा बैठा था। पास में थे एक्स्ट्रा और राघव। पीछे दूसरी कार में 4 गनमैन थे और तीसरी कार में 3 गनमैन। एक के पीछे एक तीनों कारें सड़क पर उतर आई। 4 गनमैन वाली कार में आज एक नया गनमैन नजर आ रहा था, जिसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूंछ, सिर पर ले रखी टोपी की वजह से उसका आधा चेहरा ढका लग रहा था। दरअसल वही असली रतनचंद था। गनमैन ये बात जानते थे। आरडीएक्स वाली कार एक गनमैन ड्राइव कर रहा था। पीछे वाली सीट पर रतनचंद बना धर्मा और एक और एक्स्ट्रा बैठे थे। आगे राघव बैठा था। मेरे ख्याल में हम सही चल रहे हैं, राघव बोला। कोई सोच भी नहीं सकता कि रतनचंद गनमैन के रूप में साथ है। हाँ, किसी के लिए ये बात जान पाना असंभव ही है, एक्स्ट्रा ने कहा। अगर गोली चलाने वाले ने मेरे सिर का निशाना ले लिया तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा मुस्कुराया। यार ऐसा मजाक मत करो। धर्मा भी मुस्कुराया। हमें, राघव कह उठा, उसकी पहचान करनी है जो रतनचंद को मारना चाहता है। उसकी पहचान किए बिना मामला खत्म नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो उसे गोली भी मारी जा सकती है, धर्मा ने कहा। जरूरत पड़ी तो? राघव ने सिर हिलाया। हमें हर वक्त हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। क्या पता, एक्स्ट्रा ने कहा, कुछ हो ही ना। यह भी हो सकता है। राघव ने आसपास से निकलते वाहनों पर निगाह दौड़ाई। यह पता लगाना कठिन है कि कोई हमारे पीछे आ रहा है या नहीं। एक्स्ट्रा और धर्मा की नजरें घूमी, बाहर हर तरफ देखा। सच में वाहनों की भीड़ में पता लगाना कठिन था कि कौन उन पर नजर रख रहा है, कौन नहीं। अगर आज कुछ ना हुआ तो कल से रतनचंद को बंगले से बाहर ले जाएंगे। बंगले में ही रखना, वक्त बर्बाद करना होगा। मेरी मानो तो केकड़ा किसी तरह पटाओ। उसने मुंह खोल दिया तो सारा मामला निपट जाएगा। मुझे तो लगता है कि केकड़ा भी कोई चालबाजी कर रहा है, रतनचंद को खबरें देकर। बिना किसी मकसद के केकड़ा क्यों रतनचंद को खबरें देगा, वो भी आधी अधूरी? मुझे पूरा विश्वास है कि केकड़ा कोई खेल खेल रहा है। अगला दृश्य। आती कारों के बीच वाली कार में रतनचंद मौजूद था।
रतनचंद पीछे वाली सीट पर अन्य गनमैनों के साथ बैठा हुआ था। गन पास ही रखी थी। सिर पर कुछ झुकी कैप और चेहरे पर दाढ़ी मूंछ, जिस्म पर वर्दी। इस वक्त उसे पहचान पाना आसान नहीं था कि वही असली रतनचंद है। तभी उसका फोन बजा। हेलो। रतनचंद ने फोन निकालकर बात की। आज तो साले की शादी में भरपेट खाओगे रतनचंद। केकड़ा मुस्कुराते स्वर में कानों में पड़ा। केकड़ा का मुस्कुराता स्वर कानों में पड़ा। केकड़ा। हाँ। अब तो मैं तुम्हारा खास बनता जा रहा हूँ। दिन रात तुम मेरा नाम जपते होगे। तुम सच में बेवकूफ हो। वो कैसे? तुम्हें मुझसे सौदा कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें सारी जानकारी के बदले में अच्छी रकम दे सकता हूँ, सोचो। अगर मुझे मारने वाला ही मर गया तो फिर तुम्हें रकम नहीं मिलेगी। रतनचंद ने शांत स्वर में कहा। तुम तब भी सौदा करोगे रतनचंद। केकड़ा के हंसने की आवाज आई। तब क्यों? क्योंकि तब तुम ये जानना चाहोगे कि तुम्हारी हत्या की सुपारी देने वाला कौन है। वो फिर से किसी को तुम्हारे पीछे लगा देगा। कब तक बचोगे? रतनचंद के होंठ भिज गए। ये खेल तो लंबा चलेगा रतनचंद। केकड़ा की आवाज कानों में पड़ी। जो भी हो, तुम मुझे बेवकूफ लगते हो। मैं तुम्हें खबरें दे रहा हूं तो क्या मैं बेवकूफ हुआ? तुम्हें सारी खबरें एक साथ बेचकर मोटी रकम कमा लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? जब वक्त आएगा जरूर बताऊंगा। तुमने पहले कहा था कि वक्त आने पर सौदा करोगे, पैसा लोगे। कहा था। वो वक्त कब आएगा? आ जाएगा। तुम एक बार जानकारी की कीमत कहकर तो देखो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे मुंह मांगी रकम दोगे। तो फिर देर किस बात की? पैसा मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैं ये सब पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं। तो वक्त बिताने के लिए कर रहा हूं। वक्त बिताने के लिए? या मेरी जान पर बनी और तुम्हें खेल सूझ रहा है? तुम्हारी जान से मुझे क्या लेना देना? मेरे पास खबरें हैं, तो वो तुम्हें बताकर अपना वक्त बिता रहा हूं। अगर तुम इस खेल में बोरियत हो रही हो तो दोबारा फोन नहीं करूंगा। तुम करो। मैं तुम्हें फोन के लिए मना नहीं कर रहा। रतनचंद ने जल्दी से कहा। तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है। क्यों किया है? ये बताने के लिए कि शादी में तुम पर तगड़ा हमला हो सकता है। आरडीएक्स के भरोसे मत रहना। रतनचंद ने गहरी सांस ली। क्या वो मेरे पीछे है? वो कहीं भी हो सकता है। इतना कहने के साथ ही उधर से केकड़ा ने फोन बंद कर दिया। रतनचंद कुछ पलों तक फोन हाथ में लिए बैठा रहा। उसके चेहरे पर बेचैनी दौड़ रही थी। फिर उसने फोन संभाला और आगे जा रही कार में बैठे राघव को फोन किया। कहो रतनचंद। राघव की आवाज कानों में पड़ी। केकड़ा का फोन आया था। वो कहता है कि शादी में मुझ पर हमला होगा। राघव की तरफ से आवाज नहीं आई। तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। रतनचंद पुनः बेचैनी से बोला। तुम किसी बात की फिक्र मत करो। तुम सुरक्षित हो। क्या कहते हो? मैं जो हमला होगा धर्मा पर होगा, तुम पर नहीं। धर्मा इस वक्त तुम्हारे चेहरे में है और कोई नहीं जानता कि तुम कहाँ हो। मजे करो, मस्त रहो। जो होगा हम निपट लेंगे। कहने के साथ ही उधर से राघव ने फोन बंद कर दिया। रतनचंद ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि राघव ठीक कह रहा है, फिर भी वो परेशान था। अगला दृश्य। शाम गहरा गई थी। 6:40 का वक्त था जब तीनों कारें शादी वाले घर पर पहुंची। बहुत खूबसूरत बंगला था, जो कि रोशनियों की लड़ियों से पूरी तरह सजा हुआ था। आसपास कारें ही कारें खड़ी थी। लोगों की चहल पहल थी वहां। बैंड वाले रह रहकर बैंड बजाने लगते थे। कभी ढोल बज उठता था। लड़के का सेहरा बांधा जा रहा था। कुछ ही देर में बारात रवाना हो जानी थी। हर तरफ रौनक और चहल पहल थी। कार रुकने पर राघव बोला, चलो बाहर निकलो। राघव और एक्स्ट्रा बाहर निकले। रतनचंद के चेहरे में धर्मा बाहर निकला। तब तक पीछे की कारों से गनमैन बाहर निकल आए थे। उनमें दाढ़ी मूंछ लगाए रतनचंद भी था। सिर पर कैप। गन उठाए वो खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। तीन गनमैन आगे आरडीएक्स के पास पहुंचे। धर्मा ने रतनचंद के ढंग में बाहर निकलकर हर तरफ गर्दन घुमाई। लगता तो सब ठीक है, धर्मा बोला। तुम रतनचंद हो, उसी के रौब में रहो, एक्स्ट्रा बोला। और बंगले के गेट की तरफ बढ़ो। वहां तुम्हें रतनचंद की पत्नी मिलेगी। उसे बहुत ही स्वाभाविक तौर पर मिलना है।
क्योंकि वो तुम्हें अपना पति समझकर मिलेगी। राघव ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वो रतनचंद को तलाश कर रहा था। रतनचंद सबसे हटकर गन थामे एक कार के पास खड़ा दिखा। फिर राघव ने अपना ध्यान धर्मा पर लगा दिया। धर्मा ने कदम बंगले के गेट की तरफ उठाए। सादे ढंग से गनमैन के वेश में खड़ा रतनचंद इधर उधर देख रहा था कि जगमोहन पास आ पहुंचा। बड़े लोगों के भी क्या ठाठ हैं, जगमोहन बोला। शादी में इतना खर्च करते हैं कि पूछो मत। जवाब में रतनचंद ने उसे देखकर सिर हिलाया। ये कौन साहब हैं जिनके साथ तुम लोग आए हो? जगमोहन बोला। ये रतनचंद संभला। ये सेठ रतनचंद है, काफी अमीर लगता है। इसके साले की शादी है, रतनचंद बोला। तभी तो आज जानबूझकर दिखाने के लिए ज्यादा सिक्योरिटी वालों को लाया होगा कि बिरादरी पर रौब झाड़ सके। रतनचंद ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। उधर धर्मा 5-4 कदम आगे बढ़ाए थे कि एकाएक हवा में गोलियां चलने लगी। चीखने की आवाजें आई। फिर काशीनाथ दिखा, जिसने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। उसके साथ 6-7 लोग थे। सबके हाथों में रिवॉल्वरें थी। वो हवा में गोलियां चलाने के बाद रतनचंद बने धर्मा की तरफ लपके और उसके बाद तो जैसे भगदड़ मच गई। काशीनाथ अपने आदमी के साथ रतनचंद को घेरे में लेकर उसे ले जाने का ड्रामा करने लगा। रतनचंद बने धर्मा को 3 आदमी जबरन एक तरफ खींचने लगे। बाकी के रिवॉल्वरें लहराते चिल्लाते रहे कि खबरदार कोई आगे आया तो। सच बात तो ये थी कि आरडीएक्स ये सब होने पर हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें तो जरा भी आशा नहीं थी कि इस तरह खुल्लम खुल्ला हमला किया जाएगा। उन्होंने रिवॉल्वर निकाली और पोजीशन ले ली। राघव ने एक की टांग पर फायर किया। उस आदमी को गोली लगी और चीखते हुए नीचे जा गिरा वो। ये देखकर काशीनाथ को गुस्सा आ गया और उसने जोरदार चांटा रतनचंद बने धर्मा के गाल पर मारा। क्यों बे, तू तो कहता था कि अपहरण का ड्रामा करना है और तेरे आदमी गोलियां चला रहे हैं। क्या बकवास करता है, धर्मा चीखा और उसने रिवॉल्वर निकालनी चाहिए। खूब, तो अब मेरी बातों को बकवास कहता है। शादी ब्याह वाला घर था। भीड़ बढ़ गई ये सब देखकर। राघव और एक्स्ट्रा इस भीड़ में गोली नहीं चलाना चाहते थे क्योंकि फायरिंग होने पर कई लोगों को गोली लगनी थी। बहरहाल अच्छा खासा शोर शराबा पड़ गया था। अगला दृश्य। और ये सब होने की शुरुआत होते ही जगमोहन ने रिवॉल्वर निकाली और गनमैन बने खड़े रतनचंद के कमरे में कमर में चुपके से इस तरह लगा दी कि पास में कोई व्यक्ति रिवॉल्वर को देख ना सके। रतनचंद चिहुक उठा। चुपचाप खड़ा रहे रतनचंद। अपना नाम सुनते ही रतनचंद ठगा सा रह गया। कौन हो तुम? रतनचंद के होंठों से निकला। उधर चल ओमनी वैन में। वो सामने वाली सफेद। जगमोहन गुर्राया। लेकिन तुम साले, गोली यहीं मारूं क्या? जगमोहन दबे स्वर में गुर्रा उठा। रतनचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। जगमोहन को देखा। दबाऊं ट्रिगर? रतनचंद जोर से कांपा और जगमोहन के साथ चल पड़ा। सबका ध्यान आगे शोर शराबे पर था। जगमोहन रतनचंद को 4 कदमों की दूरी पर खड़ी ओमनी वैन के पास ले गया। उसके पास पहुंचते वैन का साइड का दरवाजा खुला तो जगमोहन ने रतनचंद को भीतर धकेला और खुद भी भीतर आकर दरवाजा बंद कर दिया। वैन के शीशे काले थे। बाहर से भीतर देखा जाना संभव नहीं था। रतनचंद परेशान, हक्का बक्का और घबराया हुआ था। तभी रतनचंद बुरी तरह चीख उठा। उसके सामने उसका हमशक्ल बैठा था। उसके शरीर पर अंडरवियर के अलावा कुछ नहीं था। रतनचंद की आंखें फैलती चली गई। कौन हो तुम लोग? मेरी शक्ल? जगमोहन ने रिवॉल्वर रतनचंद के सिर पर लगा दी। गोली चलाऊं? नहीं, रतनचंद कांपा। कपड़े उतार। क्या? कपड़े उतार वरना गोली चली। जल्दी कर। रतनचंद जल्दी और कांपते हाथों से कपड़े उतारने लगा। जगमोहन ने उसके सिर पर रखी कैप उतार कर अपने सिर पर रख ली। रतनचंद कपड़े उतारता चला गया और देवराज चांद पहनने लगा। फिर जगमोहन ने उसकी दाढ़ी मूछ निकाली और देवराज चांद की तरफ बढ़ा दी। देवराज चांद ने चेहरे पर दाढ़ी मूछ लगाई। ये क्या कर, रतनचंद ने कहना चाहा। चुप, जगमोहन गुर्राया। रतनचंद के होंठ भींच कर रह गया। देवराज चांद ने वो गन थामी जो रतनचंद ने गनमैन के रूप में थाम रखी थी। जगमोहन ने कैप देवराज चांद के सिर पर रख दी। इसे बंगले पर ले जाना, देवराज चांद ने कहा। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चांद ने कपड़ों में रखा रतनचंद का मोबाइल फोन निकाला। ये तुम्हारा है? देवराज चांद ने पूछा।
रतनचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए सिर हिला दिया। देवराज चौहान अब रतनचंद बना गन थामे दरवाजा खोल वैन से बाहर निकल गया। फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया गया। रतनचंद अब अंडरवियर में बैठा था। जगमोहन रिवॉल्वर थामे कठोर निगाहों से उसे देखा। तुम लोग कौन हो और ये क्या कर, तेरे को नहीं पता? नहीं। अगले ही पल जगमोहन ने रिवॉल्वर की नाल से तीव्र प्रहार उसकी कनपट्टी पर किया। रतनचंद चीखा तो जगमोहन ने दूसरी चोट की। रतनचंद गुड़मुड़ सा बेहोश होकर सीट पर लुढ़कता चला गया। रतनचंद बना देवराज चौहान उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां रतनचंद पहले खड़ा था। देवराज चौहान को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही शख्स नहीं है जो यहाँ 4 मिनट पहले खड़ा था। सिर पर कैद, चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर कैप, चेहरे पर दाढ़ी, शरीर पर वर्दी और हाथ में गन। चेहरे पर मास्क था रतनचंद का। देवराज चौहान उधर देखने लगा जहां शोर शराबा पड़ा हुआ था। आरडीएक्स का दिमाग खराब हुआ पड़ा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। अभी तक उन्हें महसूस हो चुका था कि दुश्मन बहुत समझदार और चालाक है। वो सिर्फ चुनकर ही वार करने में विश्वास रखता है। परंतु अब जो हो रहा था वो बेवकूफों वाली अनाड़ी हरकतें थी। क्या ये वो दुश्मन है या कोई नया ही पंगा है? इसी में आरडीएक्स उलझ कर रह गए थे। एकाएक काशीनाथ रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर कह उठा, चलता हूं। उसने रतनचंद से कहा, देख लूंगा तुझे। रतनचंद बना धर्मा उसे देखता रहा, समझ नहीं पाया कि क्या कहे। चलो, काशीनाथ ने ऊंचे स्वर में अपने आदमियों से कहा। सबके चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने अपने घायल साथी को उठाया जिसकी टांग पर गोली लग गई थी। उसके बाद वो कारों पर सवार होकर वहां से निकल गए। उनके जाते ही वहां अजीब सा सन्नाटा घेर आया। ये सब क्या हुआ? धर्मा ने दोनों को देखकर कहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, राघव बोला। मेरे ख्याल में कोई और ही चक्कर है। हमारा दुश्मन समझदार है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा ने कहा। रतनचंद को पता होगा कि क्या चक्कर है, धर्मा बोला। यहां से चलो, राघव ने आसपास देखते हुए कहा। तभी रतनचंद की पत्नी सोनिया भीड़ में से निकली और धर्मा की तरफ लपकी। ये क्या हो रहा है? क्या आप पर गोलियां चल रही थी? इससे पहले धर्मा कुछ समझता सोनिया उससे आ लिपटी। सब ठीक है, धर्मा जल्दी से बोला, तुम भीतर चलो। सब ठीक है? ये आपकी आवाज को क्या हो? गला खराब है तुम? देखा, तभी तो मैं मायके नहीं आती। जब भी जाती हूँ पीछे से आपको कुछ ना कुछ हो जाता है। तुम भीतर चलो, मैं आता हूँ। धर्मा ने सोनिया को अपने से अलग किया और भीतर भेजा। निकलो, राघव बोला। सब आपस वापस अपनी कारों की तरफ लपके। एक्स्ट्रा रतनचंद के भेष में खड़े देवराज चौहान के पास पहुंचा। तुम ठीक हो रतनचंद? एक्स्ट्रा ने पूछा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर बोला, ये क्या हो रहा है? आवाज धीमी थी। इस झंझट के वक्त एक्स्ट्रा उसकी आवाज पर ध्यान ना दे पाया। तुम्हें पता होगा। मुझे क्या पता? वो लोग तुम्हारे लिए आए थे। मेरे लिए इस तरह कोई क्यों आएगा? बेहद धीमा स्वर था देवराज चौहान का। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक्स्ट्रा आसपास नजरें दौड़ा रहा था। हम यहां से चल रहे हैं, ठीक है? दाढ़ी तो ठीक तरह लगाओ, एक्स्ट्रा ने कहा और एक तरफ से लटकती दाढ़ी को हाथ से दबाकर ठीक किया। उसके बाद सब कारों में जा बैठे। देवराज चौहान उसी कार में बैठ गया जिसमें रतनचंद बैठकर आया था। भीड़ में से रास्ता बनाती कारें वहां से चल पड़ी। अगला दृश्य। वो सब बंगले पर पहुंचे। सुंदर बंगले पर ही था। वो रतनचंद के पास आया। सब ठीक है? सुंदर ने पूछा। इन लोगों से पूछो, देवराज चौहान बोला। आपकी आवाज को क्या हुआ? गले में खराश सी उभर आई है। चलो मेरे कमरे में। सुंदर उसके साथ चल पड़ा। देवराज चौहान नहीं जानता था कि उसे किस कमरे में जाना है, इसलिए उसने सुंदर को साथ लिया। चलते समय जानबूझकर देवराज चौहान उससे एक कदम पीछे रहा। सुंदर देवराज चौहान को लेकर रतनचंद के कमरे में पहुंचा। देवराज चौहान सामने पड़ी कुर्सी पर बैठता कह उठा, वहां हमला हो गया। हमला? सुंदर के होठों से निकला। धर्मा पर हुआ होगा, आप पर तो नहीं। धर्मा पर ही हुआ, बात को समझते हुए देवराज चौहान ने कहा। कौन थे वो लोग? आरडीएक्स को पता होगा, मैं तो एक तरफ खड़ा था। सुंदर कुछ कहने लगा कि दरवाजे पर एक गनमैन आया। वहां गए गनमैनों में से एक गनमैन नहीं आया साथ में, वो बोला। वहां गए गनमैनों में से एक गनमैन नहीं आया साथ में, वो बोला। क्या कहते हो? सुंदर के माथे पर बल पड़ गया। वो तब मेरी ही कार में था, परंतु वापसी पर उसे साथ ना पाकर सोचा कि वो दूसरी कार में बैठ गया होगा, परंतु यहां आकर पता चला कि वो वापस ही नहीं आया, उस गनमैन ने कहा। ये कैसे हो सकता है? सुंदर परेशान सा बोला।
गनमैन खड़ा रहा। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। गनमैन चला गया। सुंदर ने सोच में डूबे देवराज चौहान को देखा। कितनी अजीब बात है सर कि एक गनमैन कम वापस लौटा है। सुंदर कह उठा। हम जल्दीबाजी में निकले थे, वो वहीं रह गया होगा, देवराज चौहान ने कहा। असंभव सर, हमारे सारे गनमैन चुस्त हैं, वो इस तरह की गलती नहीं कर सकते, सुंदर कह उठा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। आपको कुछ चाहिए सर? गला ठीक करना है, गर्म पानी ले आओ, देवराज चौहान बोला। सुंदर बाहर निकल गया। देवराज चौहान फुर्ती से उठा और कमरे को अच्छी तरह देखा। अटैच बाथरूम भी देखा। यहाँ की चीजों से वो इस तरह अभ्यस्त हो जाना चाहता था जैसे कि वो रतनचंद था। कमरे की अच्छी तरह छानबीन करने के बाद उसने शरीर पर से वर्दी उतारी और वार्डरोब से कपड़े निकालकर पहने। फिर उतारी वर्दी में से दो मोबाइल फोन निकाले। एक रतनचंद का फोन था, दूसरा उसका अपना। देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन किया। जगमोहन से बात हो गई। तुम ठीक तो हो? तुम उन लोगों के साथ हो? उधर से जगमोहन ने कहा। हाँ, मैं बंगले पर पहुंच गया हूँ, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। उन्हें किसी तरह का शक तो नहीं हुआ? नहीं, सब ठीक है। रतनचंद कैसा है? अभी बेहोश है। उसके होश में आने पर तुमने जो काम करना है वो सुन लो। बंगले में मौजूद आदमियों के बारे में और यहाँ की बातों के बारे में रतनचंद से मालूम करके मुझे बताना है, ताकि मैं किसी मौके पर फंस ना जाऊं। समझ गया। रतनचंद का बंगले में खास आदमी कौन सा है और बनने इन दिनों बनने पर क्या चल रहा है? इन दिनों बनने पर क्या चल रहा है? ठीक है, उसके होश में आने पर मैं बात करूंगा, फिर तुम्हें फोन करूंगा। अगला दृश्य। देवराज चौहान को गर्म पानी देने के बाद सुंदर आरडीएक्स के पास पहुंचा। एक गनमैन कम वापस लौटा है, सुंदर ने कहा। आरडीएक्स की नजरें मिली। ये कैसे हो सकता है? धर्मा कह उठा, जो कि अब अपने चेहरे में था। समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ, सुंदर बोला। हमारे किसी आदमी को गोली नहीं लगी, एक्स्ट्रा बोला। नहीं, सब ठीक रहा। तो फिर गनमैन कहाँ चला गया? राघव बोला। वो कब हमसे अलग हुआ? जब हम वहां से चले और यहां पहुंचने पर उसे नहीं पाया। नाम क्या है उस गनमैन का? प्रदीप। उसके पास मोबाइल फोन तो होगा? हाँ, परंतु यहां से चलते समय वो मोबाइल साथ नहीं ले गया था। मैंने उसे फोन किया तो पता चला कि फोन पीछे बने उसके क्वार्टर पर बज रहा है। कमरे में ही पड़ा था फोन, सुंदर ने कहा। उसकी वापसी का इंतजार करो। अगर रात भर में नहीं लौटा तो सुबह उसे तलाश करना, धर्मा ने कहा। दूसरे गनमैन का पता किया? हाँ, किसी को उस दूसरे गनमैनों से पता किया? हाँ, किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं है। अभी कुछ इंतजार करो उसका, एक्स्ट्रा ने कहा। सुंदर वहां से बाहर निकल गया। आरडीएक्स की नजरें मिली। धर्मा सोच में डूबा कह उठा। वहां जो भी हुआ हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत हुआ। रतनचंद को मारने वाला समझदार है, फिर उसने कैसी हरकत कर दी? क्या पता उन लोगों का रतनचंद की हत्या करने की चेष्टा में लगे व्यक्ति से कोई संबंध ना हो, राघव बोला। जो भी हुआ, ना समझने वाली बात। जब उन दोनों में से एक आदमी की टांग पर गोली लगी तो जानते हो उस आदमी ने मेरे से क्या कहा? धर्मा ने दोनों को देखा। क्या? वो मेरे से बोला, तू तो कहता है कि अपहरण का ड्रामा करना है और यहाँ तेरे आदमी गोलियां चला रहे हैं। वो ऐसा बोला? हाँ। इस बात से तो लगता है कि रतनचंद के इशारे पर वो सब आदमी आए हों, एक्स्ट्रा कह उठा। हाँ, ऐसा ही लगता है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या रतनचंद ने उन लोगों को बुलाया होगा? राघव के माथे पर बल दिखने लगे। रतनचंद ऐसा नहीं कर सकता, धर्मा ने इंकार में सिर हिलाया। तो फिर तेरे से ऐसा क्यों बोला वो? राघव ने धर्मा को देखा। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। कुछ चुप्पी के बाद धर्मा बोला। वो 7-8 लोग थे। सबने चेहरों पर रुमाल बांधे हुए थे। उन्होंने दिखावा किया कि वो रतनचंद के लिए आए हैं, हवा में गोलियां चलाकर शोर शराबा किया। परंतु उन्होंने ऐसी कोशिश एक बार भी नहीं की कि रतनचंद को ले जाने आए हैं। परंतु उन्होंने ऐसी कोशिश एक बार भी नहीं की कि लगे कि रतनचंद को ले जाने आए हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ड्रामा जानबूझकर किया गया? एक्स्ट्रा बोला। शायद ऐसा ही हो। फिर तो ये सोचा जा सकता है कि कहीं से हमें हटाने के लिए सब कुछ किया गया। एक्स्ट्रा ने धर्मा को देखा।
लगता तो ऐसा ही है कि वो सब खामखा का शोर शराबा था। तो सवाल ये उठता है कि वो किस चीज की तरफ से हमारा ध्यान हटाना चाहते थे। राघव बोला। और वो थे कौन? एक्स्ट्रा ने पहलू बदला। हमसे एक गलती हो गई। उन लोगों के बारे में जानने के लिए किसी को उनके पीछे जाना चाहिए था। कम से कम उन लोगों के बारे में पता तो चलता कि वो लोग कौन है। जो तब जो हुआ हमारी आशा के विपरीत हुआ। सब कुछ भूलकर हम उसी शोर शराबे में उलझ गए थे। और जिसने वो सब करवाया, यही वो चाहता था कि हम सब कुछ भूलकर उस शोर शराबे में उलझ जाएं। हमें ये जानना जरूरी है कि वो सब किसने करवाया और उसका मकसद क्या था। धर्मा उठ खड़ा हुआ। किधर? राघव ने उसे देखा। रतनचंद से बात करते हैं। क्या? उस वक्त मैं रतनचंद के रूप में था और उनमें से एक आदमी गोली चलाते ही मेरे से बोला कि तूने कहा था कि अपहरण का ड्रामा करना है, और यहां तेरे आदमी गोली चला रहे हैं। धर्मा का स्वर गंभीर था। कहीं ये सब रतनचंद ने तो नहीं करवाया? पागल हो गया क्या? रतनचंद ऐसा क्यों करवाएगा? फिर वो हर वक्त हमारे सामने तो रहा, किसी से मिला भी नहीं। कि फोन पर रतनचंद इस काम का इंतजाम करवा सकता है? राघव एक्स्ट्रा की नजरें धर्मा पर थी। रतनचंद से ये बात करने का कोई हर्ज नहीं है, धर्मा ने कहा। कोई हर्ज नहीं बात करने में। आओ। आरडीएक्स रतनचंद के कमरे में पहुंचे। देवराज चौहान को पहले ही कदमों की आहट मिल गई थी कि कोई आ रहा है। उसने फौरन गर्म पानी का गिलास उठाया और बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ घूंट भर के गरारे करने लगा, ताकि उसे देखे तो ये बता सके कि उसका गला खराब है और वो उसकी बदली आवाज पर शक न कर सके। देवराज चौहान का गरारे करते पाकर राघव बोला। क्या हुआ? गला खराब हो गया है, देवराज चौहान ने बाथरूम में जाकर कुल्ला करने के बाद कहा। ये सब बाद में करना, एक्स्ट्रा बोला। पहले हमसे बात करो। देवराज चौहान ने गिलास एक तरफ रखा और कुर्सी पर जा बैठा। कहो। अब वो उसकी बदली आवाज पर शक नहीं कर सकते थे। तुमने उन लोगों को वहां बुलाया था और वहां शोर शराबा करने को कहा था? रतनचंद का मास्क लगाए देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तुम जानो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर मैं तो हर वक्त बंगले पर हूं। और ये सब फोन पर भी तुम आदमियों का इंतजाम कर सकते हो, राघव बोला। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आरडीएक्स के चेहरों पर तनाव दिख रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि वो तीनों नंबरी चालू थे, परंतु इस वक्त वो मात खा चुके थे। रतनचंद के रूप में देवराज चौहान उनके सामने था, लेकिन इस बात की तीनों को हवा तक नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिस दुश्मन के बारे में जानना चाहते हैं, वो उनके सामने मौजूद है। तुम ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? रतनचंद बना देवराज चौहान कह उठा। क्योंकि उन लोगों ने मुझे कहा, यानी रतनचंद को कहा, कि तुम तो अपहरण का ड्रामा कराने को कहते थे और यहां हम पर गोलियां चलाई जा रही हैं। धर्मा शब्दों पर जोर देकर कह उठा। हैरानी है उन्होंने ऐसा कहा। देवराज चौहान ने शांत निगाहों से धर्मा को देखा। हैरानी तो हमें भी है, लेकिन ये सब किया क्यों गया? हमारा ध्यान बांटने के लिए। किस पर से? देवराज चौहान ने पूछा। इसी बात पर तो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि आखिर कोई किस बात से हमारा ध्यान हटाना चाहता था। एक्स्ट्रा ने होंठ सिकोड़ कर कहा। कुछ तो बीच में है, जो अभी हमारी समझ से बाहर है। मैं तो इतना जानता हूं कि जो मेरी जान लेना चाहता है वो हमारी हरकतों पर नजर रखे हुए है, देवराज चौहान बोला। हाँ, ये बात तो है ही। हमारा दुश्मन खेला खाया आदमी है, राघव कह उठा। तुम लोग क्या कम हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। कितनी अजीब बात है कि अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि कौन तुम्हें गोली मारना चाहता है और किसके कहने पर वो तुम्हें मार रहा है। जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे, ये मामला खत्म नहीं होगा, धर्मा बोला। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। रतनचंद, एक्स्ट्रा बोला, अब हम तुम्हें बंगले पर ज्यादा देर तक बंद करके नहीं रख सकते। उसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें थोड़ा सा खतरा उठाना होगा, यानी कि कल से बाहर अपने काम पर जाना होगा और हम तुम्हारे साथ होंगे। इस दौरान तुम पर कोई हमला होता है तो उन लोगों से हम निपटेंगे, और तब शायद उनके बारे में कुछ पता चल सके। जैसा तुम लोग ठीक समझो। आरडीएक्स देवराज चौहान को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन किया। कहो।
जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। रतन चंद से मेरी बात कराना, मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ, ताकि उसके जैसी आवाज में बोल सकूं यहाँ पर। आवाज खराब होने का बहाना देर तक नहीं चलेगा। आरडीएक्स को मुझ पर शक भी हो सकता है। ठीक है, करा दूंगा बात। होश नहीं है उसे? आ गया है, इस वक्त मैं उसका हाल चाल पूछ रहा हूँ। कुछ देर बाद रतनचंद से तुम्हारी बात कराऊंगा, पहले उसे सीधा कर लूं। देवराज चांद ने फोन बंद किया और कुर्सी पर बैठा रहा। चेहरे पर सोच के भाव थे। तभी फोन बजा। हेलो। देवराज चांद ने बात की। आप कहाँ हैं? सोनिया की आवाज कानों में पड़ी। यहां से आप कहाँ चले गए थे? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। क्या बात है, आप ठीक तो हैं? अब देवराज चांद को महसूस हुआ कि दूसरी तरफ रतनचंद की पत्नी है। मैं ठीक हूँ, देवराज चांद ने धीमे स्वर में कहा, सिर्फ गला खराब है। तभी आपकी आवाज बदली हुई है। वहां गोलियां कैसे चली? और तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं आज भाई की शादी से निपट कर कल ही वापस आ जाती हूँ। मैं कुछ कामों में व्यस्त हूँ, तुम आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है। मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो। नहीं, सब ठीक है, वहम में मत पड़ो, तुम आराम से रहो, मैं यहाँ ठीक हूँ। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। सच कह रहे हो? हाँ। ठीक है, अब मैं हर रोज फोन करके आपका हाल चाल पूछूंगी, 2-3 दिन बाद आ जाऊंगी। ठीक है। देवराज चांद ने फोन बंद करके वापस रखा। उसी पल कदमों की आहट गूंजी और सुंदर ने भीतर प्रवेश किया। अब आपका गला गला कैसा है? पहले से ठीक है, सुबह तक फर्क पड़ जाएगा। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। लापता गनमैन का कुछ पता चला? अभी तो नहीं। कल मैं कामों के लिए निकलूंगा, घर में बंद नहीं रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बाहर आपको खतरा है। खतरा उठाए बिना मामला खत्म भी नहीं होगा। आरडीएक्स से बात की इस बारे में? मेरा बाहर निकलना उनका ही प्रोग्राम है। ओह। परंतु देवराज चांद के लिए समस्या थी कि कल जाएगा कहाँ, क्योंकि रतन चंद के कामों के बारे में उसे ठीक से जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करता है। मैं परेशान चल रहा हूँ, कुछ काम करने को मन भी नहीं कर रहा है। देवराज चांद ने लंबी सांस लेकर कहा। मैं समझता हूँ सर। सुंदर ने सिर हिलाया। कल मैंने कहाँ जाना है? मेरा प्रोग्राम तुम ही बनाओ। तुम जानते हो मेरे कौन से जरूरी काम रुके पड़े हैं। जानता हूँ सर, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ। तो जब तक मेरी ये परेशानी खत्म नहीं होती, मेरे बाहर जाने के प्रोग्राम तुम ही तय करोगे। ठीक है सर। गले के लिए अगर डॉक्टर की जरूरत हो तो बुला दूं? सुबह तक फर्क ना पड़ा तो डॉक्टर को बुलाऊंगा। ठीक है। जो कोई भी नई बात हो मुझे बताते रहना। आरडीएक्स जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। जी। कल मेरा कहाँ प्रोग्राम बनाओगे, मुझे किधर किधर जाकर क्या क्या काम करने हैं, मैं आपके सारा प्रोग्राम तय करके आपको 1 घंटे तक बता देता हूँ, सुंदर ने कहा। देवराज चांद ने सिर हिलाया तो सुंदर बाहर निकल गया। अगला दृश्य। आरडीएक्स अपने कमरे में मौजूद थे। अभी वो रतनचंद यानी देवराज चांद से बात करके लौटे थे। मेरे ख्याल से, राघव बोला, हमारे साथ खेल खेला गया है। किसने? कैसा खेल? उसी ने जो रतनचंद की जान लेना चाहता था। उसने वहां पर कुछ आदमी को भेजकर हमारा ध्यान बटाया और अपना जो काम करना चाहता था कर दिया। हमें पता भी नहीं चला कि उसने क्या किया। राघव का स्वर कठोर हो गया। आखिर वो करना क्या चाहता था? तब उसके लायक करने को क्या था वहां? एक बात और नहीं हुई, धर्मा ने कहा। वो जो भी है, रतनचंद की जान लेना चाहता है। तब मैं रतनचंद बना खुले में मौजूद था। वो चाहता तो आसानी से मेरा निशाना ले सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। एक्स्ट्रा और राघव की नजरें मिली। धर्मा ठीक कहता है, एक्स्ट्रा बोला। तो क्या अब वो रतनचंद की जान नहीं लेना चाहता? राघव ने एक्स्ट्रा को देखा। मैं नहीं मानता कि वो अपने इरादे से पीछे हट गया। एक्स्ट्रा ने इंकार में सिर हिलाया। केकड़ा के मुताबिक उसने रतनचंद को मारने मारने के लिए 3 करोड़ की सुपारी ली है। वो पीछे नहीं हट सकता। तो उसने तब मेरा निशाना क्यों नहीं लिया, जब उसके पास अच्छा मौका था? धर्मा बोला। ये मामला अब ज्यादा उलझ गया है, राघव बोला, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे कि वहां पर आदमी भेजकर क्या करना चाहता था वो, या फिर क्या किया उसने। साला हरामी एक बार हाथ आ जाए तो। तभी सुंदर भीतर आया। तीनों की निगाह सुंदर पर थी। सुंदर के साथ एक गनमैन था।
यही वो गनमैन है जो हमारे साथ वापस नहीं लौटा था, सुंदर ने बताया। प्रदीप? हाँ, सुंदर बोला। ये उन लोगों के पीछे गया था जिन्होंने वहां हंगामा किया था। आरडीएक्स की नजरें मिली। खूब, एक्स्ट्रा कह उठा। जो हमसे गलती हुई थी वो इसने सुधार ली। तुमने, राघव ने प्रदीप से पूछा, ये देखा कि वो लोग कहाँ रहते हैं? मैंने उनके ठिकाने को देखा है, उनके बारे में थोड़ा सा पता भी किया है। उनका बड़ा काशीनाथ नाम का बदमाश है। कई केस चल रहे हैं उस पर। इस वक्त वो जमानत पर है। बन गया काम, धर्मा कह उठा। ये काशीनाथ बताएगा कि असल मामला है क्या। अभी चलेंगे, एक्स्ट्रा बोला। यहाँ कौन रहेगा? राघव कह उठा। यहाँ? एक्स्ट्रा कह उठा। सुंदर है, 10-11 गनमैन है, हम तीनों बाहर जा सकते हैं। रतनचंद को कोई खतरा नहीं आएगा। आया तो सुंदर और गनमैन सब संभाल लेंगे। हाँ, इधर की परवाह मत करो। चलो, राघव प्रदीप से बोला, हमें काशीनाथ के ठिकाने पर ले चलो। चलिए। किधर है? उल्लासनगर में। मैं वहां पर रतनचंद के चेहरे में ही जाऊंगा। अभी आया उसका चेहरा लगाकर। मेरे ख्याल में तो ऐसे ही ठीक है, राघव बोला। नहीं, धर्मा बोला। वो मुझे रतनचंद के चेहरे में देखेगा तभी वो कहेगा, जैसा कि उसने वहां पर कहा था, कि तुमने अपहरण का ड्रामा करने को कहा था और तुम ही गोलियां चला रहे हो। धर्मा बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद धर्मा वापस आया तो वो रतनचंद के रूप में था। आरडीएक्स प्रदीप को लेकर बाहर निकल गए। सुंदर, रतनचंद यानी कि देवराज चौहान के पूछा। देवराज चौहान के पास पहुंचा। सर, लापता गनमैन वापस लौट आया, सुंदर ने कहा। वो उन लोगों के पीछे गया था जिन्होंने वहां हंगामा किया। जिन्होंने वहां हंगामा किया? देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में पूछा। जी। अब आरडीएक्स प्रदीप को लेकर वहां गए हैं। उसका नाम काशीनाथ है। छटा हुआ बदमाश है वो। आरडीएक्स उससे जानेंगे कि असल मामला क्या है, वहां पर उन्होंने हंगामा क्यों किया, किसने कहा उन्हें ऐसा करने के लिए। ये तो अच्छी बात है, शायद हमें पता चल जाए कि कौन पीछे पड़ा है। जी। मेरे ख्याल में कल एक्स्ट्रा ने डिस्ट्रिक्ट सेंटर की इमारत में जाकर उस आदमी की जान लेने की जल्दी कर दी, वरना उस आदमी से जाना जा सकता था कि कौन कौन आपके पीछे हैं। सुंदर सोच भरे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने कुछ कहा नहीं और सिर हिला दिया। मैं जरा गनमैनों पर नजर मार लूं। आरडीएक्स तो प्रदीप को लेकर बाहर गए हैं, कहकर सुंदर चला गया। देवराज चौहान के चेहरे पर विशैली मुस्कान उभर आई। कुछ नहीं पता चल पाएगा आरडीएक्स को, देवराज चौहान बड़बड़ा उठा। तभी देवराज चौहान का फोन बजा। उधर जगमोहन था। लो, रतनचंद से बात करो। उसकी आवाज पहचानो ताकि तुम उसकी आवाज में वहां बात कर सको। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। रतनचंद से अभी तक तुम्हारी क्या बात हुई है? बातचीत चल रही है अभी। बंगले पर सुंदर नाम का आदमी है, रतनचंद का सबसे करीबी। जगमोहन ने सुंदर का हुलिया बताया। आरडीएक्स का हुलिया भी सुन लो, कौन राघव है, कौन धर्मा, कौन एक्स्ट्रा। जगमोहन ने तीनों के हुलिये बताए। कोई नई बात? रतनचंद का कहना है कि कोई केकड़ा नाम से उसे फोन करता था और वही इन्हें हमारी हरकतों के बारे में बताता था कि कब हम क्या करने जा रहे हैं। परंतु अजीब बात तो यह है कि उसने कभी नहीं बताया कि कौन रतनचंद की हत्या करवाना चाहता है। ना ही उसने इन लोगों को हमारे बारे में बताया। अजीब बात है। केकड़ा कौन हो सकता है? रतनचंद कहता है कि उसे मोटी रकमों के लालच दिए गए कि वो हमें हम लोगों के बारे में बता दे, परंतु उसने लालच स्वीकार नहीं किया। ठीक वक्त पर वो फोन पर यह बता देता है कि हम क्या करने वाले हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर की इमारत के ऑफिस में डेरा जमाए हुए हैं। ये बात भी केकड़ा नहीं बताई थी। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव नाच उठे। इसे केकड़ा ने यह भी बताया कि शादी वाले घर में उस पर हमला होगा। मतलब कि केकड़ा जानता था कि हम वहां कुछ करने वाले हैं। देवराज चौहान बोला। उसे हमारी हर तरह की खबर है। अब हमारे साथ नागेश शौरी के आदमी नहीं है, फिर खबर बाहर कैसे गई? देवराज चौहान बोला। नागेश शौरी से तो तुमने शादी वाले घर का पता पूछा था और नागेश शौरी ये काम नहीं कर सकता, देवराज चौहान ने टोका। वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके आदमी दिनेश चुरू, हरीश मोंगा, अवतार सिंह तो खबर बाहर कर सकते हैं। उनमें जो भी गद्दार है उसने ये जान लिया होगा कि शौरी से कि हम क्या करने जा रहे हैं। केकड़ा कौन हो सकता है? देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला। कोई कमीना ही होगा, उधर से जगमोहन ने जले भुने स्वर में कहा। रतनचंद को भी एहसास नहीं हो पाया कि केकड़ा कौन है।
रतनचंद को भी एहसास नहीं हो पाया कि केकड़ा कौन है। देवराज चौहान ने पूछा। नहीं पता लगा उसे। केकड़ा ने 2 बार आरडीएक्स से भी बात की है। इसका मतलब केकड़ा के हाथ लगते ही गद्दार सामने होगा। केकड़ा ही वो गद्दार है जो कि केकड़ा के नाम से खबरें रतनचंद को दे रहा था। ये केकड़ा नागेश शौरी के करीब रहने वाला ही कोई बंदा है, देवराज चौहान ने कहा। और क्या बोला ताराचंद? और क्या बोला रतनचंद? बातचीत जारी है। रतनचंद का भीतरी सारा हाल जल्द ही बाहर होगा। तुम्हें केकड़ा का फोन आया? नहीं। रतनचंद का फोन है तुम्हारे पास? हाँ है। उसी फोन पर केकड़ा फोन करता है। रतनचंद से मेरी बात कराओ। मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ कि वो कैसे बोलता है, किन शब्दों का प्रयोग करता है, कैसी आवाज है उसकी। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच दौड़ रही थी। चंद क्षणों बाद रतनचंद की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। वो घबराया हुआ था। रतनचंद, देवराज चौहान बोला। हाँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? मुझे इस तरह कैद करके पूछताछ की जा रही है। किया क्या है मैंने? तुम्हें नहीं बताया? नहीं। तो जो तुम्हारे पास खड़ा है वही तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देगा, देवराज चौहान बोला। ये तो बता दो कि तुम लोग हो कौन। तुम्हारी इन्हीं बातों का जवाब तुम्हारे पास वाला, ये अपना नाम जगमोहन बताता है। जगमोहन ही नाम है उसका। तुम वही हो ना जो मेरी शक्ल में मुझे वैन में मिले थे? हाँ, वही हूं मैं। तुम इस वक्त रतनचंद बनकर मेरे बंगले पर हो? हाँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग, इन बातों का जवाब तुम्हें जगमोहन देगा, देवराज चौहान ने कहा। मैंने पूछा है लेकिन ये कुछ बताता नहीं है। मेरे से पूछे जा रहा है। तुम्हें बता दो कि, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या? मैं रतनचंद बनकर तुम्हारे बंगले पर मौजूद हूँ। ऐसी हालत में तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। क्या कहूँ? तुम्हारा कोई जरूरी काम हो, ऐसी कोई बात, तुम्हारी इस तरह की परेशानी मैं दूर कर सकता हूँ। कुछ चुप्पी के बाद रतनचंद की आवाज कानों में पड़ी। बंगले पर आरडीएक्स भी हैं? हाँ। वो तुम्हें पहचान लेंगे, तुम उनकी नजरों से नहीं बच सकोगे। रतनचंद के सर में गुस्सा आ गया। उनके लिए ये जानना आसान नहीं है कि मैं रतनचंद नहीं हूं, देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम उन्हें नहीं जानते और तुम मुझे नहीं जानते। आखिर मेरी जगह पर बैठकर तुम करना क्या चाहते हो? कहीं तुम मेरी पत्नी के साथ कुछ बुरा? चिंता मत करो। तुम्हारी बीवी मेरे लिए पूजनीय है। औरतों को मैं इज्जत की नजर से देखता हूँ। तो आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं जानना चाहते हो मेरे बारे में? हाँ हाँ, बताओ, बोलो। मेरा नाम देवराज चौहान है। शायद तुमने कभी डकैती मास्टर देवराज चौहान का नाम सुना हो। हाँ हाँ हाँ, सुना है। तुम वही हो? वही हूं मैं। उधर से रतनचंद की आवाज नहीं आई। मैंने तुम्हारी हत्या की सुपारी ली है। सुपारी? तुम तुम वो हो? रतनचंद का फटा फटा स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। तुमने 3 करोड़ में मेरी हत्या की सुपारी ली? हाँ। रकम की बात तुम्हें किसने बताई? केकड़ा ने। रतनचंद के गहरी सांस लेने की आवाज देवराज चौहान के कानों में स्पष्ट पड़ी। अगर तुम मेरी हत्या करना चाहते हो तो मुझे इस तरह कैद क्यों कर लिया? मेरी जगह पर मेरा चेहरा लेकर तुम क्यों जा बैठे? मेरी हत्या क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारी हत्या करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन मेरी खबरें तुम तक पहुंचा रहा है। केकड़ा। केकड़ा कोई नाम नहीं है। और अब मुझे जानना है कि केकड़ा है कौन। फिर उसके बाद मुझे मार दोगे? ख्याल तो यही है। तुम पागल तो नहीं होगे क्या? क्यों? किसी के कहने पर मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मेरे से सौदा कर लो। मुझे ये बता दो कि किसने तुम्हें मेरी हत्या की सुपारी दी है। तुम मुझे ना मारो, बदले में मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। रतनचंद की आवाज कानों में पड़ी। ये कभी नहीं होगा। तो मैं तुम्हें भगवान से यही कहूंगा कि आरडीएक्स तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे सिर में गोली मारे। रतनचंद की आवाज में गुस्सा आ गया। तुम्हारे बंगले से बहुत जल्दी एक एक करके आरडीएक्स गायब हो जाएंगे। देवराज चौहान कड़वी मुस्कान में बोला। क्या मतलब? जब मरोगे तब तक हर बात का मतलब समझ चुके होगे, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। इतनी बात करके देवराज चौहान रतनचंद के स्वर को अच्छी तरह पहचान चुका था और अब उसे रतनचंद जैसे स्वर में बोलने में कोई परेशानी नहीं आने वाली थी। अगला दृश्य। रात के 10:30 बज रहे थे जब वो उल्लासनगर में पहुंचे।
गनमैन प्रदीप के कहने पर एक मकान के पास कार रुकी। यह स्लम एरिया था। छोटे छोटे आसमान की तरफ बढ़ते घर बने हुए थे। हर तरफ चहल पहल थी, लोग आ जा रहे थे। किसी स्ट्रीट लाइट का बल्ब रोशन था तो किसी का बंद। आरडीएक्स बाहर निकले। धर्मा रतनचंद के वेश और चेहरे में था। किधर चलना है? एक्स्ट्रा ने प्रदीप से पूछा। उधर, वहां कार नहीं जा सकती, हमें पैदल ही जाना होगा। 2-3 गलियों के पास वो जगह है जहां वो लोग हैं। चारों पैदल ही आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद ही वो मकान के बंद दरवाजे के पास खड़े थे। 50 गज का मकान 4 मंजिला बना हुआ था। कुछ दूर खंबे पर लगा बल्ब रोशन था। गली में लोगों का आना जाना था। राघव ने दरवाजा थपथपाया। कॉल बेल तो वहां लगी नहीं थी। दूसरी बार थपथपाने पर पहली मंजिल की सुरंग जैसी बालकोनी पर कोई दिखा। क्या है? चारों ने ऊपर देखा। दरवाजा खोलो, एक्स्ट्रा ने कहा। किससे मिलना है? गलत जगह आ गए हो लगता। आवाज से वो कुछ नशे में महसूस हुआ। काशीनाथ भीतर ही है ना? राघव ने पूछा। काशीनाथ? तुम लोगों को काशीनाथ से मिलना है? हाँ। वहां इस कदर पर्याप्त रोशनी नहीं थी कि ऊपर वाला व्यक्ति उनके चेहरे स्पष्ट देख पाता। वो व्यक्ति वहां से हट गया। 5-7 मिनट बाद नीचे वाला दरवाजा खुला। कहो। मैं हूं काशीनाथ। पर्याप्त रोशनी ना होने की वजह से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। धर्मा ने आवाज से पहचाना कि यही व्यक्ति वहां रुमाल बांधे गोलियां चला रहा था। भीतर चलो, तुमसे बात करनी है, धर्मा बोला। मुझसे? मैं तुम लोगों को जानता नहीं और शरीफ लोगों का मेरे पास कोई काम नहीं। मुझे देखो, धर्मा बोला। क्या तुम मुझे नहीं जानते? काशीनाथ ने उसे देखा। अंधेरा होने की वजह से स्पष्ट न देख पाया तो जेब से माचिस निकालकर तीली जलाई। अगले ही पल उसके होठों से निकला, तुम? भीतर चलो, तुमसे बात करनी है। आओ। मैं भी तेरे से बात करना चाहता हूँ। तूने हेरा फेरी की है मेरे साथ। वो भीतर एक कमरे में जा पहुंचा। प्रदीप उनके साथ था। वहां रोशनी में एक दूसरे को स्पष्ट देख पा रहे थे वो लोग। काशीनाथ नाराजगी से धर्मा को देख रहा था। मुझे पहचानते हो? धर्मा बोला। तुझे तो। काशीनाथ, इस वक्त जो मैं पूछ रहा हूं वो बोलो। तुम्हारी बातें भी हो जाएंगी। हम पहली बार कब और कहाँ मिले थे, ये तुम पूछ रहे हो? तुम तो। मैंने कहा है कि हर बात हो जाएगी, लेकिन जो तुम यहां तक कैसे पहुंचे, इस जगह के बारे में तो मैंने किसी को नहीं बताया। तेरे को बार बार कह रहे हैं कि पहले हमारी बात का जवाब दे, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, एक्स्ट्रा तीखे स्वर में बोला। लेकिन तुम हर बात तो कह रहे हो, लेकिन जो हम जानना चाहते हैं वो नहीं। मैं तेरे बाप का नौकर लगाऊं कि तेरी बात मानूं? काशीनाथ गुर्रा उठा। एक्स्ट्रा ने रिवॉल्वर निकाली और काशीनाथ की तरफ कर दी। अब बोल, नौकर लगता है या नहीं? एक्स्ट्रा ने कड़वे स्वर में बोला। दांत भिज गए थे काशीनाथ के। मेरे से दादागिरी करता है? जानता है मेरे को? काशीनाथ कुर्राया। जानता हूं। नहीं जानता, तभी मुझे धमकी दे रहा है। ऊपर के कमरे में मेरे 10 आदमी हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब तक मैं तुझे गोली मार चुका हूंगा, एक्स्ट्रा पूर्व बोला। काशीनाथ ने एक्स्ट्रा को घूरा। कौन है तू? तू तो। सुन, राघव बोला। फालतू की बातें छोड़, काम की बात कर, नहीं तो खामखा बात बढ़ जाएगी। काशीनाथ ने रतनचंद बने धर्मा को देखा। बोल, क्या है? काशीनाथ की आवाज में तीखे भाव थे। तूने मेरे को पहले कब देखा? कब मिला मुझसे? धर्मा बोला। आज, जब तू मेरे पास आया था। मैं आया था? हाँ, तो क्या तेरा भूत आया था वो? कहाँ आया मैं? मेरे दूसरे ठिकाने पर। काशीनाथ ने उस ठिकाने के बारे में बताया। कितने बजे आया था मैं? 10 या 12 का वक्त होगा। ये बेकार की बातें क्यों पूछ रहे हो? धर्मा ने एक्स्ट्रा और राघव को देखकर कहा। सुना, रतनचंद सुबह मिला इससे, जबकि तब वो हमारे पास मौजूद था। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? काशीनाथ कह उठा। तुम आज मेरे पास आए नहीं थे क्या? तो मैंने तुम्हें क्या कहा? यही कि उस शादी वाले घर में जब तुम पहुंचो तो तुम्हारे अपहरण का ड्रामा करना है, खासा शोर शराबा डालकर वहां से चले आना है। वही मैंने किया। लेकिन तुम्हारे आदमी ने गोलियां क्यों चलाई? उसकी टांग पर गोली लगी है। 20,000 तो उसके इलाज में और खाने पीने में लग जाएंगे।
सिर्फ 1 लाख रुपया दिया तुमने इस काम का। लाख रुपया? मुझे तो लगता है ये बकवास कर रहा है, राघव बोला। रतनचंद भला कैसे मिला हो सकता है इसे? इससे पूछ लो ये कल मुझे मिला था या नहीं, और मेरे साथी इस बात के गवाह हैं। इसके साथ कौन था? एक आदमी था जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। बहुत हो गया, अब बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। क्यों मुझसे ये बातें पूछी जा रही हैं? जो पूछना है इस रतनचंद से पूछ लो। आरडीएक्स की नजरें मिली। उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी नजर आने लगी। तुमसे मिलने वाला मैं नहीं था, धर्मा बोला। काशीनाथ ने उसे घूरा। तू मुझे बेवकूफ समझता है जो ऐसी बातें कर रहा है? मैं ही मिला था तेरे को जो। ये ठीक कह रहा है, एक्स्ट्रा ने कहा। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? वो चुप रहे। फिर सबसे बड़ी बात ये कि मुझे ये सब क्यों कह रहे हो? काशीनाथ अपनी जगह पर सही था। आरडीएक्स तो काशीनाथ का पता करने आए थे कि मामला क्या है। 25,000 और दो, जो मेरे साथी की टांग पर गोली मारी था की। तुमसे कल जो मिला वो मैं नहीं था, मेरा बहरूपिया था, धर्मा बोला। बकवास। तुम्हारी बात रखो, लेकिन सॉरी दोस्तों, यहाँ ना थोड़ी सी प्रिंटिंग में गड़बड़ है। काशीनाथ उखड़े स्वर में कह उठा, 25,000 नहीं देना चाहते तो कोई दूसरा बहाना बनाओ। ऐसे घटिया बहाने दूर रखो। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना चाहिए। तेरा कुछ जुड़वा भाई है? नहीं। आज मुझसे मिलने वाला तू ही था। मुझे पागल समझा है क्या जो ये बात मुझे सुना रहा है? राघव एक्स्ट्रा और धर्मा से बोला। मेरे ख्याल में हम जो जानने आए थे वो जान लिया। हाँ, हमें अब चलना चाहिए। ये क्या बात हुई? मुझे 25,000 रुपया, काशीनाथ ने कहना चाहा। मैंने तेरे को कोई फोन नंबर दिया था? फोन नंबर क्यों देगा तू? तेरे को नहीं पता जो ये बातें मेरे से पूछ रहा है? उस कार का नंबर पता है जिस पर मैं आया था? धर्मा ने पूछा। ये तो क्यों पूछ, बता तो सही। मैं भला तेरी कार का नंबर क्यों देखूंगा? शायद देख लिया हो। कई लोगों की आदत होती है कारों का नंबर पढ़ने की। मुझे ये आदत नहीं है। तूने मेरे आदमी को गोली मारी है, 25,000 दी मुझे। मैं तो सोच भी रहा था कि गोली का हर्जाना लेने के लिए तुझे कहाँ से ढूंढूं। बच गया तू अभी, शुक्र कर तेरे को गोली नहीं मारी, राघव ने सख्त स्वर में कहा। क्यों? मेरे को क्यों गोली मारोगे? एक तो मेरे से काम करवाते हो, ऊपर से हमने तेरे से कोई काम नहीं करवाया। इससे पूछ, ये आज दिन में मेरे पास आया और 1 लाख रुपया देकर। धर्मा ने चेहरे पर लगा रखा मास्क उतार दिया। काशीनाथ हक्का बक्का रह गया। तुम अब समझा कि दिन में तेरे से मिलने वाला मैं नहीं था? धर्मा ने शांत स्वर में कहा। काशीनाथ की शक्ल देखने वाली थी, इसलिए तेरे से पूछ रहे हैं कि तेरे से मिलने वाला कौन था? इस चेहरे का असली मालिक, काशीनाथ के होंठों से निकला। असली मालिक ही होगा। इस चेहरे का असली मालिक आज हर वक्त हमारे साथ रहा है। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है, तभी तो ये बातें पूछने तेरे पास आए हैं। लेकिन तुम लोग हो कौन? चलो यहां से, धर्मा बोला। ये सब आखिर हो क्या रहा है? तेरे जानने लायक कुछ भी नहीं है, मजे कर। आरडीएक्स और प्रदीप बाहर निकल आए। काशीनाथ से खतरनाक जानकारी मिली थी उन्हें। कोई आज दिन में रतनचंद बनकर काशीनाथ से मिला और रतनचंद का नकली अपहरण करने का ड्रामा करने को कहा। इसके लिए उसे लाख रुपया दिया गया। वो कौन था जो रतनचंद के चेहरा ओढ़े काशीनाथ से मिला था? चलिए दोस्तों, कहानी को यहीं रोकते हैं। अब स्कोर हो गया है देवराज चौहान 1, आरडीएक्स 1। पिछले एपिसोड तक देवराज चौहान 0 था, अब 1-1 की बराबरी पर है। अब आगे देखना है क्या होता है। आरडीएक्स को शक हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो पहले पहले झटके में ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि जो काम हम किसी और के साथ कर रहे हैं वही काम कोई और हमारे साथ क्यों नहीं कर सकता। और उस जगह पर हो हल्ला करने का जो सीधा मतलब निकलता है वो यही है कि डाइवर्जन क्रिएट करना। और वो डाइवर्जन यानी जो प्राइज्ड अमाउंट होती है या प्राइज्ड थिंग होती है, कोई भी बहुमूल्य चीज होती है, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ही तो डाइवर्जन क्रिएट किया जाता है, जिसे कहते हैं
दायां दिखाकर बायां मारना, तो शक हो जाएगा। मुझे लगता है आरडीएक्स को शक हो जाएगा देवराज चौहान पर। बाकी देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही होगी। मैंने तो सोचा था अच्छी लगेगी। अपने विचार अवश्य साझा कीजिएगा अपने भाई के साथ। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल कहानी वार्ता को सुनते रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त विक्रम का साथ ऐसे ही देते रहिए। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।